नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय वर्ष के द्वितीय भाषा एशियन हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम हरिशंकर परसाई का एक व्यंग्य इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, इस रचना को आज हम देखने वाले हैं। इस रचना को सारांश रूप में देखते हैं। अलग अलग बिंदुओं को देखते हुए इस रचना का आशय क्या है, इस रचना का उद्देश्य क्या है, और रचनाकार ने इस विषय के अंतर्गत जो पुलिस विभाग पर प्रश्न उपस्थित किया है आदि को लेकर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बात करते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर ये जो व्यंग्य है, इस व्यंग्य की जो कहानी है वह पुलिस विभाग से संबंधित है। हरिशंकर परसाई जी का ये जो व्यंग्य है वह बहुत ही लोकप्रिय व्यंग्य रचना रही है। पुलिस के अत्याचारों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली एक महत्वपूर्ण व्यंग्य रचना इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर ये रही है। इस रचना की जो शैली है, उन्होंने फंतासी शैली में इसको लिखा है। इसकी जो कथा है हास्यास्पद स्थितियों और कार्य प्रणालियों से परिपूर्ण रही है। इस कहानी के अंतर्गत जो वो पात्र हैं वो दो प्रकार के पात्र हैं। एक धरती पर के पात्र हैं और दूसरे चांद पर के पात्र हैं। इस कहानी का जो प्रमुख और केंद्रीय जो बिंदु या चरित्र है वह मातादीन है, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, और इस कहानी का वह प्रमुख पात्र है। और ये जो मातादीन है यह एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है जो पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व करता हुआ इस रचना में उपस्थित होता है। दूसरा एक चरित्र पुलिस मंत्री है जो मातादीन को पुलिस विभाग का नाम करने का जो सलाह है वह यहाँ देता है। उसके बाद अन्य जो कुछ पात्र जो कि चांद पर के पात्र हैं, जिसमें यान चालक है जो चांद से पृथ्वी पर अपना यान लेकर मातादीन को चांद पर ले जाने के लिए आया है। उसके बाद और एक पात्र कोतवाल है जो कि चांद पर का ये चरित्र है, और चांद पर का एक इंस्पेक्टर, ये दोनों भी चरित्र कोतवाल और इंस्पेक्टर ये चांद के पुलिस के सिपाही और वहाँ के इंस्पेक्टर के रूप में है। इस कहानी में ये बात बताई गई है कि मातादीन विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति को मानने वाला नहीं है। वह अपने आप को विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति से भी बेहतर बताने की कोशिश करता है। तो उस चरित्र में वैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक सबूतों पर जिसका कोई अंदेशा ही दिखाई नहीं देता है, और वह अपने एक विशेष सबूतों और वैज्ञानिक आधार पर मुजरिम को सजा दिलाने का काम करता है। तो इस चरित्र के अनुसार चांद पर मनुष्य है, जहाँ सफ़ेद हिस्सा है वहाँ जीवन नहीं है, और अंधकार वाले हिस्से पर मनुष्य बसते हैं। तो इस प्रकार की कल्पना की गई है। वह विज्ञान को हमेशा वह नकारते रहता है। मातादीन को चांद पर भेजने की बात होती है, वह चांद और भारत सरकार से
सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चांद की पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने में हमेशा सफल नहीं हो पा रही है, इसलिए चांद की सरकार ने भारत सरकार को विनती कर माता दिन को चांद पर वहाँ की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए बुलाया जाता है। इतना ही नहीं तो इस व्यंग्य में हरिशंकर परसाई जी ने भारत में राम राज्य होने की कल्पना की है और उसको ध्यान में रखते हुए चांद की सरकार ने भी माता दिन को वहाँ की पुलिस यंत्रणा को, पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए बुलाने का प्रस्ताव वहाँ की सरकार, भारत सरकार को करती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण जो बात है इस रचना के माध्यम से दिखाई गई है कि क्षुद्र ग्रहण होने के कारण किसी बड़े अधिकारी को वहाँ न भेजकर एक सीनियर इंस्पेक्टर के रूप में माता दिन को वहाँ भेजने का निर्णय हो जाता है। माता दिन के चांद पर जाने का जो दिन है वह आ जाता है। जिस दिन वो चांद पर जाने वाला है उस दिन चांद का जो यान है उसको लेने के लिए यहाँ आ जाता है। चांद से अंतरिक्ष यान उसको लेने के लिए आया है और माता दिन अपने मुंशी से FIR और रोजनामचे का जो नमूना है रखने की जो बात है वो पूछता है। चांद से अंतरिक्ष यान माता दिन को लेने के लिए आया है और माता दिन अपने मुंशी से FIR और रोजनामचे का जो नमूना है रखने की बात पूछते हैं। इतना ही नहीं तो उस यान चालक को भी उसके पास ड्राइवर लाइसेंस और यान की बत्ती ठीक है या नहीं है तो इसका भी वो पता लगाते हैं। चालक को तो इस प्रकार की चेतना देते हैं या इस प्रकार की समझ देते हैं कि अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो हरामजादे अंतरिक्ष के बीच में चालान काटने की वो बात करते हैं। तो इस पर जो यान का चालक है वो कहता है कि हमारे यहाँ जो आदमी है इस तरह की बात नहीं करते हैं। तो ये जो माता दिन है वह उसे कहता है इसीलिए तो तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है। जिस समय माता दिन चांद पर निकलते हैं उस समय हवालदार ने माता दिन से कहा कि SP साहब के घर से कहा गया है कि एड़ी चमकाने के पत्थर चांद से लेकर आई। जब चांद पर माता दिन पहुंच जाते हैं, वहां जाने के बाद माता दिन वहां की पुलिस की जो यंत्रणा है उसका पूरा निरीक्षण करते हैं और जहां भी उनको कमी लगता है उसको पूरा करने की वो कोशिश करते हैं। तो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जो बात है, एक महत्वपूर्ण जो निर्णय है माता दिन वहाँ लेते हैं और चांद पर जितने भी पुलिस थाने हैं उस पुलिस थाने में हनुमान जी की मूर्ति लगाने की बात कहते हैं। और अपना संदर्भ देते हुए हमारे यहाँ यह जरूरी है जिस तरह हनुमान जी ने लंका में कार्य किया था हमारे लिए वही प्रेरणा स्रोत है। तो इस प्रकार हनुमान जी को अपना प्रेरणा स्रोत समझते हुए चांद के पूरे पुलिस थाने में हनुमान जी की मूर्ति लगाई जाती है। इतना ही नहीं तो चांद की ये जो पुलिस है वह कार्यक्षम न होने की बात वो कहते हैं और उसका कारण बताते हुए ये जो पुलिस यंत्रणा है उन पुलिस की जो तनख्वाह है घटाकर कम करने की बात वो करते हैं। इसीलिए ये जो पुलिस वह कार्य नहीं कर रही है या अपने कार्य में वह कसूर कर रही है। तो इसलिए माता दिन के कहने के अनुसार वहाँ के सरकार को पुलिस का जो प्रशासन है उसको चुस्त और मस्त बनाने के लिए
उनकी तनख्वाह कम करने की जो बात है वो कहते हैं। उसके पीछे का कारण बताते हुए मातादीन कहते हैं कि अगर इन पुलिस की जो तनख्वाह है कम अगर हम करते हैं तो उनको अपना गुजारा ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। अपने गुजारे को ठीक करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए जो अपराधी हैं उन अपराधियों को पकड़ने के लिए वो कार्य करेंगे। इसके लिए उन्हें अपराधियों को पकड़ना होगा और इस दृष्टि से ये सारा जो कार्य है अचंभित करने वाला, और सरकार भी इस सलाह पर खुश होती है क्योंकि सरकार का भी बजट कम हो रहा है और पुलिस भी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। तो इस प्रकार मातादीन जब जुर्म के संदर्भ में खोजबीन की बात करते हैं या कोई इस प्रकार का अपराध हुआ है तो उस अपराधी को किस ढंग से खोजा जा सकता है या अपराधी को खोजने की जो शिक्षा है चांद की पुलिस को देते हुए कई सारे जो शिक्षा है, कई सारे जो मार्ग है वह मातादीन वहाँ की पुलिस को बताते हैं। मारपीट के दौरान एक भले आदमी ने घायल को अस्पताल पहुंचा दिया तो मातादीन ने उसे ही अपराधी घोषित कर दिया। उस भले आदमी को अपराधी को घोषित करते हैं और उससे कई सारे प्रश्न करते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम वहाँ मारपीट वाले स्थान पर क्यों गए। तो इस प्रकार आदत उसे ही अपराधी घोषित किया जाता है। वहाँ की पुलिस ने ऐतराज जताया तो इंस्पेक्टर मातादीन ने ईश्वर का हवाला देते हुए, हम सब में ईश्वर व्याप्त है, किसी न किसी को तो दोषी बनाना ही है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है। तो ऐसे निर्दोष व्यक्ति को दोषी साबित करते हुए उससे बचने का जो मूल मंत्र है वहाँ की पुलिस को मातादीन सिखाते हैं और कहते हैं कि इससे बचने का हर कोई जो उपयोग है उसको कर लेना चाहिए। और उसका उत्तर या उसका जो मंत्र है वह, इस पर अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर क्या है कि ऊपर से आदेश है। तो ये ऊपर के आदेश को लेकर जो मूल मंत्र है वहाँ की पुलिस को दे देते हैं। अंत में ये जो ऊपर वाला है वो कौन है, भगवान है, और हर बात भगवान से निकलेगी और भगवान के पास ही चली जाएगी। तो इस दृष्टि से ये जो बात है, बात या कोई भी जो इस प्रकार का अपराध है उस अपराध के चश्मदीद गवाह को कैसे पकड़ा जा सकता है उस पर भी कई सारे जो मंत्र हैं वह मातादीन बता देते हैं। तो इस संदर्भ में मातादीन चश्मदीद गवाह को पकड़ने के कई सारे जो उपाय है वो बता देते हैं। ये जो घटना घटित हुई है उसके आसपास के जो गुंडे मवाली हैं उसको लाने की बात वो करते हैं। उसे जेल भेजने की धमकी देकर उस पर केस और गवाह बनाने के लिए उसको राजी कर देते हैं। आगे तो इसी प्रकार लोगों को यहाँ धमकी देकर गवाही देने के लिए तत्पर करने की बात वो करते हैं। चांद का जो कोतवाल है ये सब देखकर मातादीन का ये जो मातादीन की ये जो शिक्षा है या इस प्रकार उनकी जो कार्य प्रणाली है उसको देखकर वहाँ का कोतवाल बेहोश होकर गिर जाता है। मातादीन ने एफआईआर बदलने के संदर्भ में भी कई सारी बातें वहाँ के पुलिस को वो बता देते हैं कि ये जो एफआईआर वो किस प्रकार बदली जा सकती है, बीच में जो पन्ने हैं किस प्रकार डाले जा सकते हैं, रोजनामचा किस प्रकार बदला जा सकता है, गवाहों को तोड़ना, ये सब वहाँ की पुलिस को सिखाने का काम मातादीन करते हैं। जब चांद की पुलिस शिक्षित हो जाती है और केस और उसकी जो सज़ा है वहाँ तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार मातादीन के वहाँ पहुँचने से पूर्व पुलिस में
केस ही दर्ज नहीं होती थी और किसी प्रकार का कोई अपराध या अपराधी भी उनको नहीं मिलता था या किसी को किसी प्रकार की सज़ा भी नहीं होती थी। लेकिन माता दीन के वहाँ जाने के बाद, वहाँ की पुलिस को शिक्षित करने के बाद तेज़ी से केसेस होने लगती है, लोगों को इस प्रकार की तेज गति से सज़ा होने लगती है। तभी माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन होने लगता है, लोग उसकी वाह वाह करते हैं। कुछ दिनों के बाद चांद पर अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित होने लगती है और ये जो अलग अलग प्रकार की घटना है, निष्कर्ष रूप में ये कोई भी किसी की मदद नहीं करता हुआ दिखाई देता है। कोई भला व्यक्ति अगर मर गया तो पुलिस उसे ही सजा दे देती है। इन सब पर मद्देनजर रखते हुए चांद की तो इस प्रकार अलग अलग तरह की जो घटनाएं हैं चांद पर घटित होने लगती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद ही नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी खबर पुलिस तक पहुंच जाती है, या कोई घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाता है तो उससे ही अपराधी घोषित किया जाता है, उसे ही सज़ा दी जाती है। तो इस प्रकार की जो अलग अलग घटनाएं हैं वह घटने लगती है और इन सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ की जो संसद है उसने विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। अधिवेशन के दूसरे दिन ही चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को भारत वापस जाने की बात कहते हैं, परंतु माता दीन वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। फिर माता दीन को भारत वापस आने का जो आईजी का ऑर्डर उनको मिल जाता है। उसके बाद ये जो माता दीन है वहाँ से वापस आ जाते हैं। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत को जो पत्र लिखा है, या चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है उसका खुलासा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण पत्र की जो बातें हैं तो इस प्रकार की है कि इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर आप उन्हें फौरन बुला लें। तो ये चांद का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को इस प्रकार की पत्र से बात कर रहे हैं। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुत्व का व्यवहार किया है। हम भले लोगों से अपने विश्वासघात किया है। जैसे कि चांद का जो प्रधानमंत्री है वो कह रहा है कि हम भले लोगों से आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है उसके नतीजे बहुत हो गए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाए, तो इसलिए कोई मरते हुए व्यक्ति के पास नहीं जाता है। बेटा अपने बीमार बाप की सेवा नहीं करता है, वह इसलिए डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप लगा दिया जाए। घर जल रहा है तो कोई उसे बुझाने के लिए नहीं जाता है, वह इसलिए डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म न कर दिया जाए। अगर बच्चे नदी में डूब रहे हैं और उन्हें कोई बचाने के लिए नहीं जाता है, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप लग न जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन ने हमारी आधी संस्कृति समाप्त कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन राम राज्य में बुला लिया जाए। तो इस प्रकार का जो पत्र है चांद के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को लिखकर इंस्पेक्टर माता दीन को तुरंत अपने राम राज्य में
बुला लेने की बात वो कर रहे हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर ये जो व्यंग्य है, इस व्यंग्य में परसाई जी ने पुलिस की सारी जो काली करतूतें हैं उसका पर्दाफाश करने का प्रयास किया है। उस पत्र के माध्यम से पुलिस विभाग में क्या होता है, किस प्रकार का कार्य करता है, उनके सारे काले जो कारनामे हैं उन्होंने इस पत्र के माध्यम से या इस व्यंग्य के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित किया है, जिसके कारण कितने निर्दोष जो लोग हैं उनको सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो इस प्रकार के कारनामों से या कोई व्यक्ति अगर मदद चाहता है तो उसके मदद के लिए भी लोग नहीं पहुंचते हैं। तो इस प्रकार का ये जो व्यंग्य है, इस व्यंग्य के जब हम भाषा शैली की बात करते हैं तो इस व्यंग्य में जो संवाद है, हर संवाद में व्यंग्य देखने को मिल रहा है। इस व्यंग्य के माध्यम से जो आम लोग हैं या सर्वसामान्य जो मनुष्य है किस प्रकार भयावह स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा है उसका भी दर्शन हो जाता है। समाज में व्याप्त पुलिस का जो दुराचारी भाव है, उनके कर्तव्य न करने की जो बात है, यहाँ स्पष्ट इस व्यंग्य रचना के माध्यम से उपस्थित करने का प्रयास व्यंग्यकार ने किया है। फैंटेसी शैली के अंतर्गत लिखी हुई ये जो रचना है, सबसे पहले हम फैंटेसी शैली क्या है उसको देखते हैं। फैंटेसी के लिए फंतासी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और इसके कई अर्थ हैं, जैसे कि कोरी कल्पना या कपोल कल्पना, दिवा स्वप्न, कल्पना दर्शन, मन की काल्पनिक आकांक्षा या मन की उड़ान। अर्थात इससे ही इस बात का पता चलता है कि ये जो रचना है वह काल्पनिक है। तो ये फंतासी शैली भी ऐसी शैली होती है, तो इस प्रकार की रचना जिसमें कल्पना का आधार लिया जाता है या जिसमें कल्पना की प्रमुखता होती है। काव्यशास्त्र में प्रचलित फैंटेसी ये जो शब्द हैं वह अंग्रेजी शब्द हैं, जो यूनानी शब्द फैंटेसिया से निर्मित शब्द रहा है। यूनानी शब्द जो फैंटेसिया है उसका अर्थ मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सृजना या निर्मिति करता है। तो इस प्रकार एक संभाव्य संसार की सृजना करना, निर्मिति करना है। फैंटेसी ये जो शब्द प्रकार है तो इसका अर्थ स्वप्न चित्र रचना प्रक्रिया है। या उसको और अधिक विस्तार से अगर समझना है तो सृजनशीलता में या रचनाकार जब कोई रचना करता है तब रचनाकार में जब बाह्य जो वातावरण है उसको पूर्णतः वह आत्मसात करता है, तब उस सृजनशील रचनाकार के हृदय में एक या धुंधला जो रहस्यमय कल्पना चित्र है वो उभरता है। और यह जो चित्र होता है उसको स्वप्निल प्रभाव कहा गया है। तो इस प्रकार का एक स्वप्न में या इस प्रकार का एक काल्पनिक चित्र जिसका प्रभाव अभिव्यक्ति पक्ष का माध्यम बन जाता है, उसको ही उन्होंने फैंटेसी कहा है। इस प्रकार फैंटेसी एक टेक्निक है जिसका प्रयोग एक सृजनशील साहित्यकार ही अपनी रचना के अंतर्गत कर सकता है। मनोवैज्ञानिक दार्शनिक जो विद्वान फ्रायड हैं, उन्होंने संपूर्ण साहित्य सृजन को फैंटेसी का एक प्रकार माना है। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दार्शनिक फ्रायड के अनुसार संपूर्ण साहित्य सृजन को उन्होंने फैंटेसी का एक प्रकार माना है। दरअसल फैंटेसी एक प्रक्रिया है जो अतीत की एक घटना अथवा कोई कल्पित घटना के साथ उसको जोड़कर अपनी संवेदनाओं, अनुभूतियों को
स्वप्न चित्रों में परिवर्तित करने का काम करता है। उसके विचारों के विवेचन में ये जो फैंटेसी है वह महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये जो फैंटेसी है वह बाह्य जगत को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो इस प्रकार ये पूर्णतः काल्पनिकता के आधार पर निर्मित होती है। तो इस दृष्टि से एक विशिष्ट प्रकार की जो टेक्निक है तो इसके अंतर्गत एक सृजनशील रचनाकार ही प्रयुक्त करता है। तो ऐसे जो महान लेखक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने इस फैंटेसी शैली के अंतर्गत इस रचना का निर्माण किया है। तो इस प्रकार इस व्यंग्य रचना का जो संक्षिप्त आशय है आपके सामने मैंने रखा है। अगली ताशिका में इंस्पेक्टर माता दीनचंद पर इस व्यंग्य को विस्तार के साथ उसकी हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।